नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रेरणादायक और विचारोत्तक कहानी पंच परमेश्वर। यह केवल दो दोस्तों की कहानी नहीं है, यह उस सत्य की गूंज है जो हर पंचायत, हर न्याय और हर इंसान के भीतर से उठती है। यह वह सत्य है जो कहता है कि जब मनुष्य पंच बनता है तो उसमें परमेश्वर ही बसता है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे गहरी दोस्ती, कठोर सत्य एक दूसरे से टकराते हैं और कैसे न्याय और सच्चाई धर्म में अंततः जीतते हैं। तो चलिए सुनते हैं प्रेमचंद्र की कालजयी रचना पंच परमेश्वर, जो न केवल कहानी है बल्कि इंसान के अंतरात्मा का आईना भी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर इतना अटल विश्वास था कि जुम्मन जब हज करने जाते थे तब अपने घर अलगू को सौंप के जाते थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। यही मित्रता का मूल मंत्र है। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियाँ मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न करने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिल्लम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पे ही अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख का आशीर्वाद तथा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्या उपार्जन में उसकी यथाशक्ति कोई बात उठा रखी होगी। विद्या उसके भाग्य में ही नहीं थी तो कैसे आती? मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पे अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे और बैनामे पे कचहरी का मोहर्री भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल, तहसील का चपरासी सबकी उन पर कृपा आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मन उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाल जान का खूब आदर सत्कार किया जाता था। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए जाते थे। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों को भी अपना मुहर लगा दिया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें कुछ और तेज कर दी, तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुनने पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं खाती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने में तो अब तक कई गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्थ स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन और ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं अपना खा पका लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए कहाँ फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम औरत मौत से लड़के आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन की जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यही दिन रात खटखट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय पर जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने की साहस करे? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं।
इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी कि उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया न दुख न रोए हों, आंसू न बहाए हों। किसी ने यूं तो ऊपरी मन से हूं करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मेरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्होंने हास्य रस का रसवादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आवे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष कम ही थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े पे गौर से सुना हो और उसको संतावना दी हो। चारों ओर से घूम पाकर बेचारी अलगू चौधरी के पास गई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के मेरे लिए पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके सामने रो आई, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर होकर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता तब दबे हुए सलाम से उनका स्वागत करते। जब सूर्य अस्त हो रहा था और चिड़िया का करलव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तो यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श पे एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिल्लम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता है या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते थे, कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड झुंड जमा हो रहे थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इससे आप लोग जानते ही होंगे, जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब बात रात दिन रोना नहीं सहा जा रहा है। मुझे न पेट भर के रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पे चलो। अगर मुझ में कोई ऐब हो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंचायत बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों से विशेषकर वे लोग दिख रहे थे जिन्हें किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान, जिसे चाहे उससे बंदे, मुझे कोई हर्ज नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो?
और तुम्हारा किसी पे विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी की तो मानते हो। लो, मैं उसी को सरपंच बनती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह में से जो बात निकलेगी वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिसिर और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना है करो। जुम्मन पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू को सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतएव शांत चित्त से होकर बोला, पंचो, 3 साल हुए खाला जान को अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ता हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उनसे मेरा क्या बस है। खाला जान मुझ में महावर खर्च अलग से मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे उतना मुनाफा नहीं होता कि महावर खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बे नामे में महावर का खर्च का कोई जिक्र नहीं था। नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला करेंगे कर लें। अलगू चौधरी हमेशा कचहरी का काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन की जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पे हथौड़े की चोट की तरह पड़ रहा था। रामधन मिश्री इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। कभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें करता था, इतनी ही देर में कैसी काया पलट हो गई कि मेरे जड़ खोदने में तुला हुआ है। न मालूम कब से कसर निकालने की सोच रहा था। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले में विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को महावर खर्च दिया जाए। हमारा विचार है, खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि महावर खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द कर दिया जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पे छुरी फेरे, इसे समय का हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दे दिया। ऐसा ही अवसर जब झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोगों की ऐसी कनपटी धोखेबाजी न होती तो देश में आपत्तियों का प्रकोप न होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों का ही दंड है। मगर रामधन मिसिर और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम है पंचायत। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पे पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल को चली गई होती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती को जड़ से हिला दिया। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य की एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार की ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों में सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यही बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पाछई जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करने आते थे।
दया योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेको बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर इसी दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया। चौधराइन और करीमन ने इस विषय में एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, वाक्रोति, अन्योति, उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे रणभूमि से हटा ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। वह अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव में गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। मंडी से तेल नमक भर लाते थे और गांव में बेचते थे। इस बैल पे उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेक टके की 3 खेप हों। आजकल तो एक खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरों की पहचान कराई, मोल तोल किया, उसे लगाकर द्वार पे बांध दिया गया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज ही थी, घाटे की परवाह न थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे लगा रगड़ने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगा। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेप से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर कभी दम भी न लेने पाया था। फिर उसे जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था। साफ पानी, डली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरखरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ ये 8 पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही वह लहूलुहान हो जाता था। एक एक पग चलना दूभर, हड्डियां निकल आई थीं। पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकाने लगे। बस फिर क्या था, कलेजा तोड़ कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कई कोड़े निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पे गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनी से लकड़ी ठूस दिया, पर कहीं मृत भी उठ सकता है। पर साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी घर कैसे पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव न थी। मारे क्रोध के मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, अब भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुँच के मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने और कई बोरे गुड़ और कई पीप घी उन्होंने बेच दी। 200-250 रुपये कमर में बंध गए थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, अतएव छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर लेट गए। वही रत जगा करने की ठान ली। चीलम पी गया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक तो नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे थे, पर पाँव फटते ही नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे सिर पीट लिए और पछाड़ खाने लगे। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तो पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसी कुलक्षणी बैल दिया
कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए थे। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चल बैठते और अंड बंड बोलने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंकती, सत्यानाशी बैल, गले बांध दिया, हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो लो, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसर पे वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपये इस तरह हाथ धो लेना आसान नहीं था। एक बार वह भी गर्म हो पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर में चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तरी होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिया। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहू जी दिलासा देकर घर से निकल आए, पर परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। पंचायत कर लो, जो कुछ तय होगा उसी को स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारी होने लगी। दोनों पक्षों में अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियों में उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी सुख मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्य को उन्हें बेमुरवत कहने का कोई अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में कोई संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिसिर ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा। समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए, कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात तो ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्ज होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील और कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नव युवक युवावस्था में कितना उजंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील और कितना शांतचित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व का ज्ञान का ही फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारियों का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सशक्त होगा, और देववाणी में मेरे मनोविकार का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं होगा। पंचों ने दोनों पक्षों का सवाल जवाब करना शुरू किया। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष में समर्थ करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु 2 महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे।
जिससे फिर किसी पशु के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दान दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसे दाने चारे का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिसिर बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतः उसे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है कि यह रियायत करे तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं। पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उन्हें गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारे प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठ के न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी ने दोनों के दिलों का मैल धुल दिया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे मित्रता और मनुष्य तत्व से ऊपर उठकर दोनों पात्रों ने न्याय को सर्वोपरि माना, और यही बन आता है पंच को परमेश्वर, पंच परमेश्वर। धन्यवाद आपका कि आपने इस कहानी को समय दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।